नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। आज की हमारी डेट है 6 अप्रैल और 6 अप्रैल के हमारे इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स को हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हमसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला हमारा आर्टिकल है महावीर, लॉर्ड महावीर के ऊपर। फिर है मॉब लिंचिंग, रियूजेबल व्हीकल लॉन्च, लिथियम बहुत न्यूज में चल रहा है, रेशे के लिए नई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश, फिर है देश में पर्यटन क्षेत्र। सबसे पहला आर्टिकल है लॉर्ड महावीर। जो पीएम है, महावीर जयंती अभी थी, तो महावीर जयंती के पूरे एक अवसर पर जो है क्या पीएम ने एक तरीके से ट्रिब्यूट दी है किसको, महावीर जयंती पर। तो महावीर जयंती जो आप जानते हैं कि जो चैत्र मास के 13वें दिन पड़ती है। महावीर जो है, वर्धमान महावीर, उनका जन्म जो है वो राजा सिद्धार्थ और रानी त्रिशला के घर 554 ईसा पूर्व जो है उस समय यहाँ पे हुआ था। महावीर, जिन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है, वो जैन धर्म में 24वें तीर्थंकर थे। 23वें कौन थे? पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ के बाद ही आए थे। और फर्स्ट कौन थे? वो थे ऋषभदेव। ठीक है। अब यहाँ पर महावीर का जन्म हुआ बिहार में। उनकी जो माता है उनका नाम है त्रिशला और पिता का नाम था सिद्धार्थ। पार्श्वनाथ के दोनों ही उपासक थे। लगभग 30 वर्ष की आयु में ही उन्होंने सारी की सारी अपनी जो संपत्ति, क्योंकि वो राजा की फैमिली थे, तो उनकी जो पूरी संपत्ति थी, रॉयल फैमिली और ये सारी चीजें छोड़ करके वो कहाँ चले आए थे? वो आध्यात्मिक जागृति सन्यासी बनने के लिए उन्होंने घर छोड़ दिया था। और फिर 12 वर्ष तक करीब इतना ध्यान किया, अध्ययन किया, घोर तपस्या करी, उसके बाद उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्हें जो है महापरिनिर्वाण जो है उसकी प्राप्ति होती है। यहाँ पर महापरिनिर्वाण की प्राप्ति होती है पावापुरी में। पावापुरी कहाँ पे है? पटना में। और तब वो क्या बन जाते हैं? सिद्ध बन जाते हैं, सिद्ध कहा जाता है। ऐतिहासिक रूप से अगर मैं बात करूं तो जैन धर्म का प्रचार करने वाले महावीर गौतम बुद्ध के ही वो समकालीन थे उस समय के। उन्होंने जो है यहाँ पर जो लॉर्ड पार्श्वनाथ के समय जो वाउस होते हैं, वाउस का मतलब क्या होता है? वो जो एक मतलब आप जो मानना होता है आपको, उस समय जो वाउस थे, महाव्रतों में से एक व्रत को और जोड़ा था जिसमें अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपिग्रह, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य, ब्रह्मचार्य को उन्होंने ये जोड़ दिया गया था। उन्होंने ये बताया था कि अगर आपको कभी भी आध्यात्मिक मुक्ति चाहिए, आप कभी भी अध्यात्म में अपने आप को ऊपर लाना चाहते हैं, तो आपको इन पांचों को यहाँ पर पालन करना होगा। और यहाँ पर जो है दो तरीके के लोग थे। एक तो होते थे वही कि महाव्रत, जो जैन भिक्षु और भिक्षुनी, ऐसे लोग जो इन दोनों को फॉलो करते थे, पांच के पांच ही चीजों को ये फॉलो किया करते थे। एक होते थे अनुव्रत, ऐसे जैन अनुयायी जो कि महान व्रतों का कम सख्त तरीके से फॉलो करते थे। ठीक है, ज्यादा सख्त रूप से फॉलो नहीं किया करते थे। और जिनकी टीचिंग्स थी वो यहाँ पर आगम की फॉर्म में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम जानते हैं कि अलग अलग टीचिंग को अलग अलग फॉर्म में लिखा गया, अलग अलग बुक्स में लिखा गया है, सेम उसी प्रकार से जो ये है यहाँ पे टीचिंग्स, ये आगम्स की फॉर्म में अलग अलग लिखी गई है। आमतौर पर अगर मैं बात करूं तो महावीर को बैठे या फिर खड़े ही होते हुए ध्यान मुद्रा में ही दिखाया जाता है और उनके नीचे एक शेर का प्रतीक बना हुआ होता है। उनका जो जन्म है वो महावीर जन्म कल्याणक और उनके निर्माण के रूप में मनाया जाता है। और गौतम स्वामी जो उनके पहले शिष्य थे, उनके जो है जैनियों द्वारा दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और जितने भी यहाँ पर जैन ब्रह्मांड विज्ञान को हम देखें तो 24 तीर्थंकर में से पृथ्वी पर प्रकट हुए हैं महावीर अंतिम तीर्थंकर। आपको पहले तीर्थंकर 23वें मैंने बता दिया और लास्ट वाले, ये सारे तीर्थंकर के नाम लर्न होने चाहिए। जैन महावीर के बारे में ये सारे फैक्ट्स आपको ऐसे ही लर्न करने होंगे, क्योंकि इन सब से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, मैच द फॉलोइंग पे आ जाएगा, किस कहाँ पे कितने क्या कैसे, ऐसे करके
जो है वो सीधा सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसको आप लर्न करना शुरू कर दीजिए, साथ साथ ही इसको मतलब लेट मत करिए, जितना जितना हो पाए कोशिश कीजिए, पूरा पूरा एक साथ आप लर्न कर लीजिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारा मॉब लिंचिंग। बेंगलुरु के पास गौरक्षकों द्वारा हमले के बाद मवेशी वैन चालक जो है वो बिल्कुल मृत की घोष उसमें पाया गया। ये एक तरीके का मॉब लिंचिंग ही था। ये हिंसा का एक ऐसा रूप था जिसमें कोई भीड़ बिना किसी मुकदमे के न्याय प्रदान करने की आड़ में एक अनुमानित अपराधी को जो है वो जान से मार देती है। समझ रहे हैं? लिंच कानून का मतलब ही यही होता है कि खुद से लोग यहाँ पर किसी कानूनी प्रक्रिया को तवज्जो ना देते हुए, कानूनी प्रक्रिया के की को ना मानते हुए एकदम से जो है वो चीज के ऊपर मतलब उन्हीं उसी को आकर के लोगों ने जो है मॉब, मॉब मतलब क्या होता है, लोगों की भीड़, तो यहाँ पे लोगों की भीड़ ने यहाँ पर उनको मार दिया, उसे कहते हैं मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट चीजें क्या है? मॉब लिंचिंग से जुड़ी हुई ये है कि जैसे पुलिस पर भरोसे की कमी, आप ये चीज जो है भारतीय होने के नाते आप सभी ने कभी ना कभी फील की होगी कि भरोसे की थोड़ी सी एक कमी रहती है ना, थोड़ी सी भरोसे की कमी हो जाना, उसके बाद कम सजा दर हो जाना, बिना चेहरे वाली भीड़ होती है, बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, सोशल मीडिया की भूमिका भी बहुत है, जाति से संबंधी हमारे पास इसके काफी सारे उदाहरण हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और इसका फर्क क्या पड़ता है देखो, अगर ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी ना, और तो पुलिस का तो कोई जवाबदेही नहीं है ना इसके ऊपर, क्योंकि ऐसी घटना में अचानक से जब पुलिस आ जाएगी इस तरीके से, मतलब लोग इकट्ठा टूट पड़ेंगे, तो पुलिस तो यहाँ पर क्या ही यहाँ पर चीज देख पाएगी, पुलिस का तो इस पे कोई सोल्यूशन नहीं है, पुलिस तो यहाँ पर कोई एक आंसर नहीं निकाल पा सकती इस पर। ठीक है, तो यहाँ पे वही है। और साथ ही साथ सुरक्षा कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब हो जाती है और अंतर्राष्ट्रीय रूप में बहुत छवि खराब हो जाती है, मानते हैं ना सभी इस चीज को। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे एक छवि जो है वो पूरी तरीके से खराब हो जाएगी, जिसमें आप कहिए कि एक तरीके से जो होनी चाहिए छवि, वो एक डाउन में चली जाती है कि भाई एक देश में जहाँ डेमोक्रेसी है वहां पे इस प्रकार के दंगे हो रहे हैं, लोग वहां पर भरोसा नहीं कर रहे हैं सरकार के ऊपर, है ना, सरकार पे यहाँ पर ये आपको इस तरीके से याद रखना है। ठीक है, और सामाजिक कारण इसके, जहाँ पे व्यवस्था ढीली हो जाती है तो एक शत्रुता का हार बन जाता है। आर्थिक कारण है, विशेष वर्ग अर्थव्यवस्था में भाग लेने के लिए उतना आश्वस्त नहीं रह पाता है, और सिक्योरिटी तो है ही, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पे खराब हो जाता है। तो सरकार ने इसके लिए क्या किया देखिए, मैं अगर बात करूं पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर, ये एक तरीके से हमारी 7वीं अनुसूची के तहत जो है ना वो राज्य के विशेष में आते हैं, इसलिए कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो जिम्मेदारी है वो राज्य सरकार की आती है। राज्य सरकारों को, राज्य सरकार है और हमारी जो यूनियन टेरिटरीज है, उनको यहाँ पर जो एडवाइजरी है, परामर्श जो है वो समय समय पर कौन लेके देता है? गृह मंत्रालय हमारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्यों? क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है हमारा क्या? इंटरनल सिक्योरिटी। जो भी आंतरिक सुरक्षा होती है वो सारी किसके अंडर हम काउंट करते हैं? हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर। यहाँ पर जो भी मॉब लिंचिंग के विरुद्ध जो भी राजस्थान, पश्चिम बंगाल, मणिपुर सरकार ने अलग अलग कानून जो है वो यहाँ पर कई बार बनाए हुए हैं, और आज के समय में मॉब लिंचिंग के जितने केसेस हैं उसमें कुछ तो कमी आई है पहले के समय में। ठीक है, लेकिन हाँ कई जगह पे ऐसे हुए, देखो जगह जगह पे भी डिपेंड करता है, ऐसा नहीं कि सब जगह पे हुए हैं ऐसे। तो यहाँ पर जो है आपको हर जगह पे नहीं, पर कुछ जगह पे आपको मॉब लिंचिंग के मामलों में वृद्धि देखने को भी मिलेगी। इससे ये हम कह सकते हैं कि भाई इसमें एक बहुत बढ़िया हमको यहाँ पर कानून बनाने की जरूरत है, और ये आपको इसमें याद रखना है। नागरिक समाज में एक ऐसी बर्बरता के विरुद्ध एक सख्त कानून लाने की जरूरत है, जिससे जनता को एकजुट हो जाना चाहिए, और ये अगर कभी लिंचिंग होती है तो उसे गैर जमानती अपराध बनाया जाने का प्रावधान भी होना चाहिए। और अगर कभी भी ऐसा होता है तो उस जगह का जो एसएचओ होगा, ठीक है, पुलिस निरीक्षक जो होगा, उसको उसी वक्त ही क्या कर देना चाहिए? सस्पेंड जो है उसी समय उसको कर देने की एक जो प्रावधान है वो यहाँ पर होना जरूरी है। ठीक है, क्योंकि इसी से आप इंश्योर कर सकते हो कि क्या चीजें यहाँ पर बेटर हो रही शुरू हुई हैं। ठीक है ना, उससे हम चीजों को एक जान सकते हैं। ठीक है भाई, और जो भी यहाँ पर मॉब लिंचिंग में जो दोषी है उनको आजीवन कारावास का प्रावधान उस एक्ट के तहत होना चाहिए। समयबद्ध उनकी जो न्यायिक जांच है वो होनी चाहिए, और उसमें 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। और जो भी पीड़ित परिवार है जिनके साथ इस तरीके का कुछ भी हुआ है उनको मुआवजा सरकार, वैसे तो देखो ये अभी भी होता ही है, सरकार मुआवजा यहाँ पे देती ही है, तो मुआवजा देने का भी प्रावधान यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है भाई, चलिए हमारे थर्ड आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं।
रियूजेबल लॉन्च व्हीकल, पुनर्प्रयोजन प्रशिक्षण ज्ञान। इसरो ने यहाँ पर इसको पूरी तरीके से लॉन्च कर दिया है। इसरो ने एक यहाँ पर एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मशीन, चित्रदुर्ग में। इंडियन एयरफोर्स का एक हेलीकॉप्टर है चिनूक हेलीकॉप्टर, वो यहाँ पर जो है उसका उपयोग किया गया और RLV लेग्स को 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई से गिराने के लिए यहाँ पर किया गया था, और इसरो ने प्रॉपर इस पूरी लैंडिंग को यहाँ पर जिम्मेदार करवाया है और सिस्टमैटिकली तरीके से पूरा डिजाइन किया गया है। पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रक्षेपण यान को हेलीकॉप्टर द्वारा इतनी ऊंचाई तक लेके गया हो। कौन सा हेलीकॉप्टर? चिनूक हेलीकॉप्टर, सुना होगा आप लोगों ने नाम इसका। तो यहाँ पर RLV लेक्स जो है उसके साथ यहाँ पे सफल लैंडिंग कराई गई है। RLV लेक्स एक तरीके का प्रशिक्षण होता है जिसमें इसरो ने यहाँ पर इसको पूरा डेमोन्स्ट्रेट किया है। इसरो जो है यहाँ पर इस तरीके से पूरा यहाँ पर अर्थ के ऊपर ये सब ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अंदर फायदे भी हैं इसके काफी सारे, क्योंकि इसके अंदर आपको उड़ान भरना, लैंडिंग करना, वापस आना, क्रूज फ्लाइट देना, स्क्रैम जेट प्रोपल्शन इंजन को देखना, ये सारी तकनीकें इसके अंदर शामिल हैं। ठीक है भाई। इसके अंदर जो है पूरा अंतरिक्ष तक पहुंचने का कम लागत वाला विश्वसनीय और ऑन डिमांड मोड जो है इसको वो कहा जाता है। इसके अंदर बहुत अच्छे प्रकार के जो एलिमेंट्स है, पैनल्स है, उनको भी इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है। ठीक है। फोर्थ आर्टिकल है हमारा लिथियम। अब आप जानते हैं यहाँ पर कि आपको मैंने पहले बताया लिथियम जो है वो जम्मू कश्मीर के रियासी एरिया में पाया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर जहां पे सबसे ज्यादा लिथियम रिजर्व्स मिलते हैं, चिले, वो ये कह रहा है कि भाई हमें यहाँ पर इस तरीके से वो बता रहा है कि किस तरीके से इस लिथियम का इस्तेमाल किया जा सकता है। चिले उस पर रेडी हुआ है। तो देखिए चिले जो है ये एक कंट्री आती है साउथ अमेरिका में। ठीक है। साउथ अमेरिका में चिले, अर्जेंटीना और बोलीविया, ये तीनों कंट्रीज जो है ना, यहाँ पे जो हमारी एक तरीके से जो पूरा रीजन है ना, यहाँ पर सबसे ज्यादा अमाउंट में क्या मिलते हैं आपको, पूरे एरिया में सबसे ज्यादा यहाँ पर लिथियम मिलेंगे। इसे ही हम लिथियम ट्रायंगल भी कहते हैं। मैंने पहले भी आपको कई बार इसके बारे में बताया हुआ है। तो उस प्रकार से यहाँ पर ये जो यहाँ पर पूरा लिथियम है, ये लिथियम यहाँ पर जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने पहली बार इसके ऊपर लिथियम के जो है रिजर्व्स यहाँ पे देखे हैं। तो लिथियम एक तरीके का ऐसा केमिकल सिंबल होता है जिसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, केमिकल सिंबल Li होता है। इतना सॉफ्ट होता है कि इसको आप आराम से, जो हम घरों में जो यूज करते हैं ना, छोटा छोटा सा जो ये चाकू यूज करते हैं, उस तक से आप इसको यहाँ पे काटा जा सकता है। ठीक है भाई। तो ये जो पूरा लिथियम है यहाँ पर, लिथियम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए बहुत ज्यादा, और ये अर्थ के अंदर 0.002 सरफेस में मिलता है। चिले में सबसे ज्यादा मिलता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये सब चीजें। ठीक है। इंडिया में भी बहुत कम मिलता था, पर अब इंडिया में भी थोड़ा बहुत यहाँ पे देखने को मिला है। लिथियम एक तरीके का, ये आप देखिए यहाँ पर मैं आपको बताया था अभी, लिथियम त्रिभुज, लिथियम ट्रायंगल, अर्जेंटीना, बोलीविया एंड चिले, दोनों को पूरे वर्ल्ड का 63% से भी ज्यादा लिथियम यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। इसको आपको पूरे को इस तरीके से याद रखना है। अब नेक्स्ट इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे और देखेंगे इसमें, तो अगर मैं ग्लोबल लिथियम का एक पूरा पैरामीटर देखूं कि भाई वर्ल्ड लेवल पे कितना लिथियम है। देखो अभी लिथियम की डिमांड क्यों है, लाइक हमें क्यों चाहिए लिथियम। देखो लिथियम इसलिए न्यूज में है क्योंकि लिथियम जो एक तरीके का ये पूरा एक जो सब्सटेंस होता है, लिथियम हम आपके हमारे जो फोन्स है, अब देखो मैं लैपटॉप की रिकॉर्ड कर रही हूँ, ठीक है, आप लोग इसको लैपटॉप से सुन रहे होंगे, हो सकता है कई इसको फोन से सुन रहे हो। तो उसमें बैटरी जो लगी है, कौन सी बैटरी है, वो बैटरी तो लिथियम से बनी हुई है, समझ रहे हैं। तो वो जो बैटरी है वो लिथियम की बनी हुई बैटरी है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, चाहे आप फोन की बैटरी की बात करो, चाहे इलेक्ट्रिक रिक्शा होते हैं, इलेक्ट्रिक बस है, इलेक्ट्रिक ऑटो है, कितनी इलेक्ट्रिक की चीजें हैं, उन सब में किसका इस्तेमाल किया जाता है, यहाँ पर इन्हीं का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे क्योंकि ये बैटरी जो होती है ना वो रिचार्जेबल होती है। कैमरा में, व्हीकल्स में आप रिचार्ज कर सकते हो, साथ ही साथ
कुछ नॉन रिचार्जेबल में भी लगाया जाता है। इसे व्हाइट गोल्ड कहा जाता है। इसे आप एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ जोड़ करके इसको बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। एयरक्राफ्ट में यूज किया जाता है, बहुत हाई स्पीड ट्रेन्स में, बाईसाइकिल के फ्रेम्स में, सब जगह यूज किया जाता है। देखो बाकी इसका बॉडी में कोई यूज नहीं किया गया है। ठीक है, बॉडी के अंदर यहाँ पर एक्स्ट्रा कोई इसका यूज नहीं किया गया कि भाई हम इसको बॉडी में इस्तेमाल करते हो कुछ ऐसा। ठीक है, अब इसका उसका रोल जो है बॉडी के लिए देखा नहीं गया है, फिलहाल के लिए तो नहीं देखा गया है। ठीक है, और यहाँ पर ऐसा पहले भी हुआ है कि कर्नाटका में बहुत अच्छे अमाउंट में लिथियम मिले हैं, अब यहाँ पर रियासी डिस्ट्रिक्ट में भी मिले हैं। इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग यहाँ पर पब्लिक और प्राइवेट ट्रांसफर बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग इसमें इम्प्रूव करके आगे बढ़े और लेकर के आए इसको आगे। तो कोशिश तो यही जारी है, बाकी देखते हैं इसके अंदर और चीजें यहाँ पर जो है वो कोशिश की जाएगी इसमें इम्प्रूवमेंट करने की। और इससे क्या होगा ना कि हम इंडिया जो है उस पे डिपेंडेंट होना बंद करेंगे। सॉरी, चाइना जो है वो इंडिया पे जो है इंडिया जो है वो चाइना पे डिपेंडेंट होना कम करेगा। और जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुआ है तब से पूरी जो सप्लाई की चेन, आपूर्ति श्रृंखला है, वो काफी बाधित हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप लिथियम की लागत काफी बढ़ गई थी। ठीक है, तो अब यही है कि अगर जैसे जम्मू कश्मीर में जितना लिथियम मिला उससे हो सकता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर इंडिया को एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो जाए। ठीक है भाई, ये आप देखेंगे, ये आप देखें वहां पर इंडिया हैज मोर लिथियम रिजर्व्स देन चाइना एंड यूएसए। 9.3 टन्स यहाँ पर है, अब इसमें थर्ड 5.9 मेट्रिक टन्स यहाँ पे मिलने के बाद इतना हो गया। बाकी आप देख सकते हैं ग्राफ, आप इस ग्राफ का पिक्चर ले लीजिए, क्योंकि एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि किसका कितना यहाँ पर रोल है, किसका कितना रोल पर, कि किसमें कितना ज्यादा मिलता है। इस पर सीक्वेंस लगाने के लिए एग्जाम में बहुत इजीली आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो आई विल सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि एक बार आप इसको पूरी तरीके से लिख लीजिए और डायरेक्ट क्वेश्चन इससे जो है वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, हो गया भाई यहाँ तक? तो यहाँ पर आपको इसको लर्न करना है। बढ़े आगे नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ, देखिए नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे फाइबर्स को। यहाँ पर जो है रेशे के लिए नई गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के संबंध में क्या समस्याएं देखने को मिल रही है। जो BIS है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स, इन्होंने यहाँ पर क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स निकाले हैं फाइबर्स के लिए, कॉटन, पॉलिएस्टर, विस्कॉस के लिए, जो कि बेसिक रॉ मटेरियल के रूप में जाने जाते हैं। यहाँ पर ये स्टैंडर्ड्स पहले भी है, अब इसको और रिवाइज करके नई नई इसमें चीजें ऐड कर दी गई हैं। भारत को आपूर्ति करने वाले इन रेशे के अंतर्राष्ट्रीय निर्माता के लिए भी मानक ब्यूरो जो है उसकी यहाँ पर आपको मान्यता प्राप्त करने की आवश्यकता हमेशा ही पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर उनको जो नए रेशे आ रहे हैं उनको क्वालिटी कंट्रोल में ऐड करने की बात की गई है। इंडिया की जो है ना, भारत का जो कपड़ा उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, वो यहाँ पर स्वदेशी भी है और आयातित रेशों और तंतुओं दोनों की खपत जो है वो यहाँ पर वो करता है। दोनों प्रकार की खपत जो है यहाँ पे की जाती है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों के मुख्य उद्देश्य क्या होता है? गुणवत्ता और किफायती वस्तुओं के आयात को नियंत्रित करना और सुनिश्चित करना कि ग्राहकों को कैसा उत्पाद प्राप्त हो, गुणवत्तापूर्ण जो है एक पूरा उत्पाद यहाँ पे मिलना चाहिए। और कपड़ों निर्माताओं से लेकर निर्यातों तक की पूरी आपूर्ति श्रृंखला जो है वो एक साथ यहाँ पर कौन देखता है? BIS जो है ना वो पूरा यहाँ पे चेक करता है। इससे क्या है कि अभी नया जो चैलेंज आ रहा है कि अब BIS से आपको क्या करना पड़ेगा, BIS से आपसे पूरा यहाँ पर सर्टिफिकेट लेना होगा। तो उसको सर्टिफिकेट लेने के लिए आपके पास एक लागत भी शामिल होती है और सभी उद्योग प्रमाण पत्र प्राप्त करने में रुचि रखते हैं नहीं। ठीक है, इससे अब क्या होगा, यहाँ पर जो व्यापार का व्यवधान है, व्यापार में जो डिस्ट्रप्शन है, वो एक प्रकार से किसी ना किसी तरीके से बढ़ता जाएगा। एक बहुत ही टार्डी प्रोसेस है, धीमी प्रक्रिया, क्योंकि पहले हम यहाँ पर जो है सर्टिफिकेट लेंगे। तो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स जो है वो पहले आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में आएंगे, चाहे आप वो बाहर भी हैं, विदेशी में पहले जहां पर वो वहां पे आएंगे, फिर पूरा प्रोसेस देखेंगे, आपका पूरा अपने मानक के हिसाब से देखेंगे और फिर आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए देंगे। लैक ऑफ क्लैरिटी भी है, अस्पष्टता का अभाव है यहाँ पर। मूल्य श्रृंखला व्यवधान है, कपड़े खरीदारों ने वर्षों से एक आपूर्ति श्रृंखला जो स्थापित करी है उसमें प्रमाणीकरण होगा तो कुछ ना कुछ बाधाएं तो आ ही जाती है, बट स्टेप अच्छा है, वह चैलेंज ये वाले हैं। लेकिन आगे इसमें और ठीक किया जा सकता है क्योंकि जरूरत है इन चीजों को और इम्प्रूव करने की। तो यस, जो भी भारत मानक ब्यूरो प्रमाण पत्र के लिए किसी भी विदेशी आवेदक को निरीक्षण के बाद अविलंब जो है इसे प्राप्त करना चाहिए ही चाहिए, चाहे वो कोई भी MSME सेक्टर हो। उनको यहाँ पर पॉलिएस्टर कताई यार्न मिलों को उत्पाद के परीक्षण करने
के उद्देश्य से प्रयोगशाला में स्थापित करने की प्रॉपर इस तरीके की आवश्यकता है। तो ये एक स्टेप, मतलब मैं ऐसा कहूंगी कि स्टेप बहुत अच्छा है, पर हाँ ये कॉस्टली भी है थोड़ा सा, और टाइम टेकिंग भी है, थोड़ा इसमें समय लग सकता है। लास्ट आर्टिकल है हमारा टूरिज्म सेक्टर। इंडिया जो है वो 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी 2047 तक यहाँ पर बन सकता है, जिसमें टूरिज्म इकोनॉमी की बात कर रही हूँ मैं, जिसमें टूरिज्म मिनिस्टर ने ये बात बोला है, क्योंकि अभी यहाँ पर मीटिंग हुई है सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल में, जिसमें ये बोला गया है कि भारत को 2047 तक 100 मिलियन अंतर्राष्ट्रीय आगंतुकों के साथ 1 ट्रिलियन जो टूरिज्म इकोनॉमी है उसमें बढ़ाने की परिकल्पना की जा रही है। G20 पर्यटन कार्य समूह की दूसरी बैठक का जो विजन है उसमें यही बात की गई है। ठीक है भाई। टूरिज्म सेक्टर की बात करें तो देखो इंडिया का ज्यादा से ज्यादा सिर्फ 5% ही ये सपोर्ट करता है, और करीब 15.3% जॉब्स जो है, 80 मिलियन पीपल जो है वो टूरिज्म सेक्टर जो है पूरा पर्यटन क्षेत्र के थ्रू जॉब्स को यहाँ पर लेते हैं। पूरे वर्ल्ड में हमारी रैंक जो आई है वो 54 आई है। देखो टूरिज्म सेक्टर बढ़ेगा तो बिल्कुल इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ भी बढ़ेगी, क्योंकि इससे लोगों को रोजगार मिलता है। ये जो पूरा आपका जो मैंने आंसर लिखा हुआ है ना यहाँ पर, आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेंस आंसर राइटिंग में ऐसे ही क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ टूरिज्म सेक्टर, क्या इसके फायदे होंगे, पर्यटन क्षेत्र के लाभ बताइए। तो ये जो आपकी पॉइंट्स लिखे हुए ना, आप अपने आंसर में इन पॉइंट्स को ही एक्सप्लेन करोगे तो आपका आंसर बहुत ही अच्छा लगेगा। तो आप ये लोग पढ़ सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर इसको आप पूरा नोट कर लीजिए, और इस पूरे को लिख लीजिए। यहाँ पर आप देखते जाइए इसको पूरा, यहाँ पर आप जो है वो, ठीक है भाई। नेक्स्ट यहाँ पर इससे क्या होगा ना कि बाहर की कंट्री के लोग आएंगे तो विदेशी मुद्रा जो है वो भी यहाँ पर चेंज की जाएगी, तो ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। अवसंरचना का विकास होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा डेवलप होगा, क्योंकि अगर यहाँ पर ये लोग आए, जब लोग आएंगे तो यहाँ पर हम लोग जो हवाई अड्डा बनाना, सड़कें बनाना, सुविधाएं ये सब भी दी जाएंगी। संस्कृति और विरासत को भी यहाँ पर प्रिजर्व करके रखा जाएगा, क्योंकि संस्कृति और विरासत भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। साथ ही साथ जो है इन लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग वो भी काफी इंप्रूव होगा, अवेयरनेस बढ़ेगी, अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, दूसरे के कल्चर को समझने पे जो है हेल्प मिलेगी। दूसरे का कल्चर समझना, ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। अंतर्राष्ट्रीय रूप में एक मान्यता प्राप्त होगी, जो भी अपने आप में काफी बड़ी चीज है और काफी जरूरतमंद चीज है। ठीक है। साथ ही साथ लेकिन प्रॉब्लम ये है ना कि अभी अभी आज के टाइम पे ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन, ये बहुत बड़ा काम है यहाँ पे, ट्रैफिक जाम, ये सब बहुत बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ पर। बेसिक बेसिक चीजों की सुविधाएं जो है कई कई जगह पर बिल्कुल भी नहीं है, जैसे जैसे कोई हॉस्पिटल्स का कहीं पर होना, शौचालय का होना, तो ये कई चीजें हैं। बाकी मौसम भी यहाँ पर आप जानते हैं कि अक्टूबर से मार्च के बीच में आता है, तो बाकी सालों में जो टूरिस्ट गाइड्स है उनको यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम होती है। कुशल कार्यबल की भी यहाँ पर कमी है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, सुरक्षा और संरचना की भी यहाँ पर कमी है, एनवायरनमेंट को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज देखने को मिलता है। ठीक है। बाकी कल्चर में भी यहाँ पर थोड़ा सा लोगों को यहाँ पर दूसरे के कल्चर को भी समझना होगा, और ब्यूरोक्रेटिक नौकरशाही से संबंधित भी कुछ ना कुछ चीजें देखने को मिलती हैं, जैसे कि कई बार लाइसेंस लेना, परमिट लेना, उसमें काफी ज्यादा टाइम लग जाता है। तो सरकार ने काफी चीजें स्टार्ट करी, जैसे कि देखो अपना देश, स्वदेश दर्शन स्कीम, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, ताकि बॉर्डर के एरिया में इसको बेटर बनाया जा सके। जो हमारे तीर्थ यात्रा के स्थान है उनको और बेटर बनाए, नए नए प्लाजा बनाए गए हैं, ताकि मिडिल क्लास भी यहाँ पर अपनी कंट्री में टूरिज्म को प्रमोट करे, ना कि बाहर जाकर के वहां की इकोनॉमी को इम्प्रूव करे। ठीक है। इंडिया ने यहाँ पर जो है टूरिज्म सेक्टर को बढ़ाने के लिए थीम बेस्ड सर्किट यहाँ पे स्टार्ट कर दिए, थीम बेस्ड जो है ट्रेन चलानी शुरू करी थी, ताकि इन सबको यहाँ पर किसी ना किसी प्रकार से प्रमोशन मिलता ही रहे। नई स्कीम यहाँ पर अभी अमृत धरोहर अभी के बजट में ही आई है। इस अमृत धरोहर के तहत बायोडाइवर्सिटी और वेटलैंड्स का इस्तेमाल जो है वो कैसे सही कर सकते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं, उनके लिए किया गया है। तो काफी सारी नई चीजें आई है, हेलीपैड्स बनाना, एरोड्रोम्स निकालना, नए एयरपोर्ट्स बनाना, तो ये सब चीजें टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए सरकार ने किया है। चलिए आज के हमारे लास्ट के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर स्लाइनेक्स, स्लाइनेक्स आपको याद रखना है, SLINEX, जैसे कि आप जानते हैं, जैसे पहले भी मैंने बताया, एफिंडेक्स है। AF से यहाँ पर क्या हो गया, अफ्रीका, अफगानिस्तान मत सोचना। IND से हो गया इंडिया, EX से हो गया एक्सरसाइज। जैसे ये एक्सरसाइज है, ऐसे ही आपको स्लाइनेक्स भी याद रखना है। SL से क्या हो गया, श्रीलंका, IN से क्या हो गया, इंडिया, EX से
एक्सरसाइज इंडिया और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है, ठीक है, जो कि 10th एडिशन हुआ है। ये विशाखापट्टनम में नहीं हुई, ये अभी अप्रैल में चल रही है। ये कहाँ पे हुई है? कोलंबो। कोलंबो कहाँ है? ये आपका श्रीलंका में है, ठीक है। कोलंबो में ही इसकी एक्सरसाइज जो है वो पूरी कंडक्ट करवाई जा रही है, तो इसको आपको इस तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम, ये एक तरीके का इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेक्टर है। अब ये क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसको हम समझते हैं। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स स्कीम, ये गवर्नमेंट के अंडर ही पूरी एक टीम आती है, जो कि जो भी ऐसी चीजें होती है ना जिसमें हैकिंग और फिशिंग, हैकिंग तो सब जानते हैं, मेरे हिसाब से सबको पता है। फिशिंग क्या होता है? जबरदस्ती किसी के फोन में कोई गलत तरीके का सॉफ्टवेयर यहाँ पे डलवा देना, ठीक है, या फिर लोगों को सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, उनकी जो बैंक अकाउंट की है या किसी भी तरीके की जो इंफॉर्मेशन है देने से उनको फंसा देना उस चीज में। तो ये जो है एक ऑफिस होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं है, ये ऑफिस किसके अंडर आता है? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, आईटी मिनिस्ट्री के अंडर इस पूरे को इंक्लूड किया गया, जो कि पूरा काम किसका देखेगी? हैकिंग और फिशिंग से जुड़े हुए साइबर सिक्योरिटी का जो पूरा काम है वो किसके अंडर है? इसी के अंडर रखा गया है। इसको जो है एक्चुअली में जो है 19 जनवरी 2004 को बनाया गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इनकरेक्ट ही पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन में। और अभी ये जो है एक एक्ट आया था 2000 का, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, उसके तहत बनाया गया है, ठीक है। पर बनाई 2004 में गई है, 2009 में नहीं बनाई गई, 4 में बनाई गई है, ठीक है। पूरा ये काम क्या देखती है? चाहे बैंक का जुड़ा है, फाइनेंस का जुड़ा हुआ है, सारा साइबर सिक्योरिटी के साथ पूरा के पूरे अग्रीमेंट को बनाती है। इवन बाहर की कंट्रीज के साथ भी मिलकर के काम करने के जो है एलिजिबल है, कि बाहर की कंट्री में भी अगर इंडियन का कुछ भी प्रॉब्लम होता है उससे जुड़ा हुआ, ठीक है, उसे हम कहते हैं यहाँ पर जो है ये रिस्पॉन्स टीम, ये कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम है, जो कि पूरा रिस्पॉन्स यहाँ पे करेगी चीजों के बारे में, यहाँ पे इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाएगी, उसे हम क्या कहते हैं यहाँ पर? ये टीम का नाम हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इसको आप लिख लीजिए, इसमें सीधा सीधा आपके एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन आप पुट अप किए जा सकते हैं, ठीक है। किसके अंडर आता है? तो इस तरीके से आपसे पूछा जाएगा कि ये पूरी जो एक स्कीम है ये किसके अंडर है, ठीक है भाई। इस पूरे को याद कर लीजिए, ये जितने भी फैक्ट्स बताए हैं। बाकी देखिए यहाँ पर, ये इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। तो गलत स्टेटमेंट इसमें कौन सी है? गलत स्टेटमेंट इसमें 1 और 2 है। क्यों? मैंने बताया, फर्स्ट वाली होम मिनिस्ट्री गलत लिखा हुआ है, ये होम मिनिस्ट्री के अंडर नहीं आती, ये किसके अंडर आती है? इलेक्ट्रॉनिक्स मिनिस्ट्री, ठीक है। बाकी इसमें मिस्टेक क्या है? बाकी ठीक लिखा हुआ है, पर ये 2004 में बनाई गई थी। तो देखो एग्जामिनर ऐसे ही आपके जो है वो क्वेश्चन के साथ खेलते हैं, आपको इसी तरीके से याद रखना होता है। जो क्वेश्चन से खेला जाता है वो कुछ इसी टाइप का खेला जाता है, ठीक है। तो आपसे जो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा वो कुछ इसी टाइप का ही पूछा जाएगा, कि ये चीज कहाँ पे है, कितना, बस ईयर का डिफरेंस करके आपसे पूछ लेंगे। बाकी देखिए बिल्कुल सिक्योरिटी, जो साइबर सुरक्षा खतरे होते हैं उससे निपटने के लिए एक नोडल एजेंसी है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो आज भी हम लोगों ने अपने 6 टॉपिक्स देखे और साथ में 2 क्वेश्चन देखे, एक एक्सरसाइज से जुड़ा हुआ था। एक्सरसाइज में आपको जितनी भी आप एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे उसका वेन्यू हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो भी आप एक्सरसाइज पढ़ने वाले, कोई भी एक्सरसाइज आप पढ़ रही हो, उसके लिए आपको पूरा का पूरा वेन्यू जरूर पता होना चाहिए, अदरवाइज कोई यूज नहीं है। कौन सी कंट्री के साथ हो रही है और उसका वेन्यू क्या है? वेन्यू का मतलब होता है कि वो कहाँ पर ऑर्गेनाइज की जा रही है। अगर इंडिया में हो रही है तब तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 100% क्वेश्चन आता है फिर। अदरवाइज यहाँ पर आपको सीधा सीधा मतलब वेन्यू पूछ लेके खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो स्लाइनेक्स तो नहीं पूछेंगे, स्लाइनेक्स तो इजी है। तो इस तरीके से आपसे ये पूरा सवाल किया जाएगा, इस पूरे को लर्न कर लीजिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए। जितना भी मैं यहाँ पर आपको करवाती हूँ सारी की सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस पूरे को आप यहाँ तक कंप्लीटली
एक एक चीज को यहाँ पर नोट करके, ठीक है, ये सारी चीजें आप लिख लीजिए, इस पूरे को नोट कर लीजिए। बाकी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट लेक्चर में, इससे आगे के जो बाकी चीजें हैं उनसे जुड़े हुए करंट अफेयर्स और जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है उसको कंप्लीट करने के लिए, इससे हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ तक पढ़ते रहिए सब लोग, कंप्लीट कर लीजिए यहाँ तक पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट। चलिए, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।